नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तुम आज भी पवित्र हो। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल से नमन क्षितिजा को फोन लगाए जा रहा था, पर ना तो वह अपना फोन उठा रही थी और ना ही वापस उसे फोन लगा रही थी। लेकिन आज जब उसका फोन बंद आने लगा तो नमन आशंका से भर उठा। हेलो आंटी, क्षितिजा कहाँ है? मैं कल से उसे फोन लगा रहा हूँ पर वह फोन नहीं उठा रही है और आज तो उसका फोन बंद आ रहा है। कहाँ है क्षितिजा? नमन के कई बार पूछने पर भी जब सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बेचैन हो उठा। बोला, आंटी क्या हुआ? सब ठीक तो है? बेटा, वो क्षितिजा अस्पताल में। इतना बोलकर सुमन सिसक कर रोने लगी। अस्पताल में? अस्पताल का नाम सुनते ही नमन घबरा गया। पर क्या हुआ उसे? फिर सुमन ने जो बताया उसे सुनकर नमन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। फिर बोला, ठीक है आंटी, आप रोइए मत, मैं कल सुबह की फ्लाइट से ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। नमन को देखते ही क्षितिजा के आंसू फूट पड़े। वह उसके सीने से लगकर एक बच्ची की तरह बिलख बिलख कर देर तक रोती रही। बस क्षितिजा बस, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उसके आंसू पोंछते हुए नमन बोला, मगर डर के मारे वह इसलिए नमन को नहीं छोड़ रही थी कि वह दरिंदा फिर उसके सामने न आ जाए। हिचकियाँ लेते हुए कहने लगी, नमन, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने धोखे से मेरे साथ। बोलते बोलते वह बेहोश हो गई। जब से यहाँ आई है ऐसा ही हो रहा है। लगता है डर घुस गया है इसके मन में। देखिए, मैं अभी यही कहूँगा कि आप सबको पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए। आखिर दोषी को सजा तो मिलनी चाहिए ना। वैसे आप सबको जो ठीक लगे। डॉक्टर बहुत ही रहम दिल इंसान थे। उनसे क्षितिजा की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, मगर क्षितिजा के माता पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी समाज में बदनाम हो, क्योंकि लड़की का भले ही कोई दोष न हो पर सुनना हमेशा उसी को पड़ता है। क्षितिजा की ऐसी हालत और उसके माता पिता के मन के डर को समझते हुए नमन बोला, हमें पुलिस में कोई शिकायत नहीं करनी डॉक्टर। बस क्षितिजा जल्दी से स्वस्थ हो जाए, फिर हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, कहकर डॉक्टर चले गए। 2 दिन बाद कुछ हिदायतों के साथ डॉक्टर ने क्षितिजा को अस्पताल से छुट्टी दे दी। नमन के पूछने पर कि आखिर ये सब हुआ कैसे, सुमन बताने लगी, जिस दिन तुम ऑफिस के काम से दुबई जाने के लिए निकले, उसके अगले ही दिन क्षितिजा और मैं सगाई की खरीदारी के लिए निकल गई। समय कम था, इसलिए तुमने कहा था कि क्षितिजा अपनी पसंद से तुम्हारे लिए भी अंगूठी और शेरवानी ले ले। उस रोज वह इतनी खुश थी कि बस बोले ही जा रही थी कि तुम्हारे ऊपर कैसी और कौन से रंग की शेरवानी अच्छी लगेगी, और यह भी कि उसे भी शेरवानी से मैच करता ही लहंगा लेना है, ताकि लोग कहें कि वाह भाई क्या लग रहे हैं दोनों। सारी खरीदारी बस हो ही चुकी थी। इसी वक्त क्षितिजा के बॉस का फोन आ गया। कहने लगा कि कोई जरूरी फाइल है जो मिल नहीं रही है, तो वह आकर जरा उसकी मदद कर दे। अब यह क्या तरीका है क्षितिजा, जब उसे पता है कि तुम छुट्टी पर हो तो फिर कैसे? पर मेरी बात को बीच में ही काटते हुए बोली कि माँ, कल ऑडिट होने वाला है ना, इसीलिए उस फाइल की जरूरत होगी और शायद मैंने वह गलती से अपने लॉकर में रख दी होगी। आप चिंता ना करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कहकर वह वहीं ऑफिस के सामने उतर गई और मुझे ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। मगर जब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं आई, तब मैंने उसे फोन लगाया तो बोली कि बस मैं निकल ही रही हूँ
और फिर फोन काट दिया। हम खाने पर उसका इंतजार करते रहे, वह नहीं आई। तब फिर मैंने उसे फोन लगाया, पर इस बार तो फोन ही नहीं उठा रही थी। क्षितिजा के पापा कहने लगे कि रास्ते में होगी, शायद फोन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। तुम चिंता ना करो, आ जाएगी। पर माँ का दिल है, चिंता तो होगी ही ना। लेकिन जब मेरी बर्दाश्त की हद हो गई, तब मैंने उसके बॉस को फोन लगाया तो वह बोला कि वह तो घर कब की निकल चुकी है। उसकी बातें सुनकर मेरी टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा कि क्या क्षितिजा उनके घर पर है, पर सबका एक ही जवाब था, नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्षितिजा कहाँ जा सकती है और उसने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है। यह सोच सोचकर मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। हार कर मैंने क्षितिजा के पापा को उसके ऑफिस तक भेजा और जब उन्होंने वहां ताला लगा देखा तो वे भी घबरा गई। जब वहां के वॉचमैन से पूछा तो वह कहने लगा कि हाँ, क्षितिजा आई तो थी, पर फिर बॉस के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर चली गई। माथा ठनका कि फिर उसके बॉस ने झूठ क्यों बोला। रात के 12 साढ़े 12 बजे तक जब किसी की जवान बेटी घर से बाहर हो और उसका फोन भी ना लग रहा हो, तो जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीतेगी। चिंता के मारे भूख, प्यास, नींद सब कुछ हवा हो चुका था हमारा। पूरी रात हमने आंखों में काट दी। सोचा सुबह होते ही पुलिस में इत्तला कर देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला और फिर जो देखा उसे देखकर सन्न रह गई। क्षितिजा के कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह दीवार से लगकर खड़ी मुझे एकटक निहार रही थी। मैं पहले उसे अंदर लाई और फिर झट से दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई देख न ले। समझ में तो आ ही गया था मुझे। फिर भी मैंने पूछा कि कहाँ चली गई थी बेटा, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था क्या तुम्हारे बॉस को? बॉस का नाम सुनते ही वह फूट पड़ी। उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। मैंने इसे झिझोरकर पूछा कि क्या हुआ, बता, किसी ने तेरे साथ? पर कुछ बोलने से पहले ही वह बेहोश हो गई। जल्दी से हम उसे अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। यह सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई कि कुछ दिन बाद सगाई होने वाली थी। यह उसके साथ क्या हो गया? सदमे से वह बार बार बेहोश हो रही थी। तो हम उससे पूछते क्या कि किसने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। कुछ ठीक होने पर जब मैंने पूछा कि वह तो अपने बॉस को कोई फाइल देने गई थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया, तब बताने लगी कि उसके बॉस ने ही धोखे से उसके साथ उस रात अपने बॉस के बहुत आग्रह करने पर कि वह डिनर उसके साथ उसके घर पर ही चलकर करे, चाह कर भी वह मना नहीं कर पाई। वैसे पहले भी 1-2 बार वह उसके घर जा चुकी थी। फिर यह भी सोचा कि बॉस की पत्नी तो होगी ही घर पर, लेकिन घर एक नौकर के अलावा और कोई न था। वह भी खाना टेबल पर लगाकर चला गया। क्षितिजा के पूछने पर कि उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास उसके हाथ में पकड़ाते हुए उसका बॉस नरेश कहने लगा कि खाने का सारा अरेंजमेंट उसकी पत्नी ने ही किया है, पर अचानक से उसके किसी दूर के रिश्तेदार जो इसी शहर में रहते थे, उनकी मौत हो गई, तो उसे फौरन वहां जाना पड़ा। वह बस आती ही होगी। क्षितिजा यह सोचकर धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक्स के घूंट भरने लगी कि जब उसकी पत्नी आ जाएगी तब सब साथ में ही खाना खाएंगे। मगर उसे इस बात की चिंता भी हो रही थी कि माँ उसके लिए परेशान हो रही होंगी। अपने फ़ोन की बैटरी लो होने के कारण जब वह बॉस के फ़ोन से मुझे फ़ोन लगाने लगी, तो यह कहकर नरेश ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया कि अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो हर बात की खबर
अपनी माँ को देती रहे। अरे अब तो वह शादी करके अपने पिया के घर चली जाएगी, तो क्या फिर भी माँ को हर बात की जानकारी देती रहेगी? उसकी बातों पर क्षितिजा भी मुस्कुरा पड़ी, लेकिन उसे एहसास होने लगा कि उसकी आंखें बोझिल होने लगी हैं। कुछ समझ बोल पाती उससे पहले ही वह वहीं सोफे पर लुढ़क गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक बड़े से बेड पर पाया। उसका पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को मचोड़ कर रख दिया हो। मगर हैरान तो वह तब रह गई जब उसने अपने को बिल्कुल वस्त्रहीन पाया। फिर अचानक उसे मेरा ख्याल आया और जैसे ही वह बेड पर से उठने की कोशिश करने लगी, नरेश सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में शराब से भरा गिलास था। एक बड़ा सा घूंट भरते हुए वह बोला कि आराम से, वैसे ठीक तो हो ना? वह कुछ समझ बूझ पाती। नरेश उसे घूरते हुए बोला, बहुत मजा आया सच में, तुमने मेरी रात रंगीन कर दी। इस रात को मैं हमेशा याद रखूंगा। बोलकर वह जोर से हंसा और फिर शराब से भरा गिलास एक बार में ही गटक गया। नरेश को इस रूप में देख और उसकी बातें सुनकर क्षितिजा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नरेश ने उसके साथ ये सब कुछ किया। चादर से ही अपने नंगे बदन को किसी प्रकार ढकती हुई बोली कि तो तुमने मेरे साथ धोखे से अपने घर बुलाकर तुमने मेरा बलात्कार किया। और वहाँ मेरी माँ। क्षितिजा की बातों पर वह जोर से हंसा और फिर बोला कि तो क्या अपनी मर्जी से तुम मेरे साथ सोने के लिए राजी हो जाती? और माँ हाँ 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 कहकर वह ठहाके लगाने लगा। उसकी बेशर्मी देख गुस्से से क्षितिजा की आंखें लाल हो गईं। ललकारते हुए बोली कि ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सब बताऊंगी पुलिस को कि किस तरह से तुमने मुझे धोखे से अपने घर बुलाया और फिर कैसे मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। बोलकर वह कमरे से निकलने लगी कि नरेश ने यह बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया कि अगर उसने ऐसा सोचा भी तो वह उसका न्यूड वीडियो जो उसने बना लिया है उसे वायरल कर देगा। इसीलिए उसकी भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रखे। सारी बात सुनकर नमन का खून खौल उठा। मन तो किया उसका कि अभी जाकर उस नरेश का खून कर दे, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया और सोचने लगा कि अगर उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करे तो वह खबर तुरंत अखबारों और टीवी की सुर्खियां बन जाएगी और तब शायद क्षितिजा और अवसाद में चली जाएगी। हो सकता है बदनामी के डर से वह खुद को ही खत्म कर ले, लेकिन अगर दोषी को सजा नहीं मिलती है तो भी खौफ में वह जी नहीं पाएगी। क्या शादी के बाद बलात्कार को याद कर वह अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह जी पाएगी? कभी नहीं। मैं अपनी क्षितिजा को यूं घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता। मैं इसे इस अवसाद से बाहर निकाल कर ही रहूंगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर मन ही मन नमन ने फैसला कर लिया कि अब उसे क्या करना है। नमन और क्षितिजा कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी शादी से उनके परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर वे दोनों चाहते थे कि जॉब लगने के बाद ही शादी के बंधन में बंधे। नौकरी लगते ही वादे के अनुसार दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। कुछ दिन बाद ही दोनों की सगाई होनी थी और ये सब हो गया। दिन प्रतिदिन क्षितिजा को और अवसाद में जाते देख उसके माता पिता और नमन बहुत परेशान थे। सबने अनेक प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे तो जैसे काट मार गया था। ना तो वह किसी से ठीक से बात करती थी और न ही ठीक से कुछ खाती पीती थी। दिन ब दिन शरीर और कमजोर होता जा रहा था।
अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस मंजर को याद कर कभी कभी आधी रात में ही उठ जाती और फिर उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता था। आज फिर वही भयानक दृश्य क्षितिजा को दहला गया और वह घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसकी हथेलियों को अपने दोनों हाथों के बीच दबाकर नमन कहने लगा, क्षितिजा मेरी तरफ देखो, अकेली तुम ही एक लड़की नहीं हो इस दुनिया में जो इस दुख से गुजर रही हो। ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो इस दुख से गुजरी होंगी और गुजर रही होंगी। तो क्या सबने हिम्मत हार दी होगी, जीना छोड़ दिया सबने। अरे गलती किसी और ने की है, फिर तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? बोलो, देखो अपनी माँ की तरफ क्या हालत हो गई है उनकी, और देखो मेरी आंखों में। क्या लगता है कि अब इन आंखों में तुम्हारी तस्वीर नहीं है क्षितिजा? तुम यह बिल्कुल मत समझना कि किसी के छूने भर से तुम्हारा कौमार्य भंग हो गया, या तुम अब पवित्र हो गई या फिर पहले की तरह नहीं रही। फालतू की बातों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम आज भी मेरे लिए तुम उतनी ही मासूम और पवित्र हो जितनी पहले थी, और देखना उस पापी को उसके किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। कहकर नमन ने क्षितिजा को अपने सीने से लगा लिया। नमन किसी तरह उसे उस खौफ से बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन जो डर क्षितिजा के ऊपर हावी हो गया था वह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह सोचकर ही वह सहम जाती कि अगर उसके बॉस ने कहीं उसका वह न्यूड वीडियो वायरल कर दिया तो कहीं उसी वीडियो को लेकर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा तो वह क्या करेगी। उसके मन की ये सारी बातें नमन अच्छी तरह समझ रहा था। क्षितिजा के दिलो दिमाग से हमेशा के लिए वह खौफ निकल जाए और वह नमन से शादी कर अपनी जिंदगी उसके साथ खुशी से बिता सके। इसके लिए नमन ने अपने मन में ही एक फैसला लिया। पहले तो उसने अपनी पहले वाली जॉब छोड़ क्षितिजा की ही कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और फिर उसके बॉस नरेश का भरोसा जीता। अब नरेश अपनी कंपनी के लिए जो भी फैसला लेता उसमें नमन की राय जरूर शामिल होती थी। नमन की बातें और उसका व्यवहार नरेश को इतना अच्छा लगने लगा कि उसे वह अपना सच्चा दोस्त नजर आने लगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात वह उसे बताने लगा और नमन को अपने घर भी ले जाता। उसके साथ और उसकी बातों से इतना तो समझ में आ गया नमन को कि नरेश एक नंबर का अय्याश किस्म का इंसान है, और क्षितिजा से पहले भी उसने कई लड़कियों का इसी प्रकार शोषण किया है। लेकिन सब इस डर से चुप रह गईं कि कहीं वह उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल न कर दे। उसकी गंदी हरकतों को जानने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था, बल्कि वह तो खुश था कि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपनी योजना के अनुसार जब नमन ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और इसीलिए वह नरेश को एक छोटी सी पार्टी देना चाहता है और उसने विदेशी शराब और लड़की का भी इंतजाम किया है, तो सुनकर नरेश के मुंह में पानी आ गया। नमन बोला, पर एक शर्त है सर, और वह यह कि पार्टी आपके घर पर ही होगी। क्योंकि नमन की पूरी बात सुने बिना ही नरेश ने उसकी बात के लिए हामी भर दी। अब शराब ही पिलाते रहोगे या लड़की के भी दर्शन करवाओगे नमन? नरेश ने बेसब्री से पूछा। हाँ सर, वह बस आती ही होगी, आप और लीजिए ना, कहकर नमन ने फिर नरेश का गिलास शराब से भर दिया। नशा तो चढ़ ही चुका था नरेश के सिर, अतः कहने लगा, अब जन्मदिन तुम्हारा है और विदेशी शराब और शराब की पार्टी तुम मुझे दे रहे हो। अरे उपहार तो मुझे तुम्हें देना चाहिए नमन। नरेश को नमन ने घूर कर देखा और फिर मन ही मन बोला कि सारे उपहार तो आज मैं उसे दूंगा।
मेरी क्षितिजा को तूने छूने की कोशिश की थी ना। अब मैं बताऊंगा तुझे कि किसी लड़की का फायदा उठाना किसे कहते हैं। पर बोला, हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। वैसे हार तो लूंगा ही मैं आपसे, कहकर नमन ने फिर उसका गिलास शराब से भर दिया। वैसे सर, उस लड़की का नाम क्या था? हाँ, क्षितिजा। क्या किया था आपने उसके साथ? क्षितिजा का नाम सुनते ही नरेश ने अचकचाकर नमन को देखा। बोला, तो तुम्हें कैसे पता उस लड़की के बारे में? और मैंने क्या? अरे सर, अभी तो आपने बताया कि उस लड़की के साथ आपने यहीं इसी घर में क्या क्या किया था। नमन ने अंधेरे में पहला तीर छोड़ा। समझ गया नमन कि अब नरेश पर नशा चढ़ चुका है और अब वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है, जो चाहे उसके मुंह से उगलवा सकता है। अच्छा, शराब से भरे गिलास को एक बार में ही गटकते हुए बोला, बड़ी नमकीन थी पर साली थी बहुत तेज, हाथ ही नहीं लगाने देती थी अपने शरीर को कभी। लेकिन मैं भी कहाँ कम था, पा ही लिया उसके शरीर को। अरे तूने भी नमन, किसकी याद दिला दी यार। फिर उसका शरीर पाने को मन मचल उठा। वैसे एक बात समझ नहीं आती कि औरतें मर्दों से इतना बितकती क्यों हैं। अरे वे भोगने की वस्तु ही तो हैं, और अगर हम उनके शरीर को नहीं भोगेंगे तो भला और कौन। कहकर वह मुंह फाड़कर हंसने लगा। नमन खून का घूंट पीकर रह गया। नशे में ही वह बोल गया कि उसने आज तक किसी भी लड़की का वीडियो नहीं बनाया। उन्हें डराने की खातिर झूठ बोला ताकि वे अपना मुंह बंद रखें। ओह, तो यह बात है। इसका मतलब इसने क्षितिजा का भी कोई वीडियो नहीं बनाया होगा। मन ही मन सोच नमन खुश हो उठा। नरेश अब तक इतना पी चुका था कि बैठने के काबिल भी नहीं रहा। फिर भी नमन उसे पिलाए जा रहा था और वह नशे में बस लड़की को बुलाओ ना नमन, लड़की को बुलाओ की रट लगाई था। फिर उसके मुंह से वह भी निकलना बंद हो गया। थोड़ी देर में वह वही जमीन पर लुढ़क गया और एक गिलास उसके हाथ से छूट गया। लगता है साला मर गया। उसकी नाक के सामने अपनी उंगली लगाते हुए नमन ने सोचा, फिर सारे सबूत मिटाकर वहां से चलता बना। अगले दिन नरेश टीवी और अखबारों की खबर बन गया कि फलां कंपनी का बॉस अपने ही घर में मृत पाया गया और उसकी मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। पुलिस की तहकीकात, मेडिकल रिपोर्ट और उसकी पत्नी की गवाही से यही साबित हुआ कि ज्यादा शराब पीना ही नरेश की मौत का कारण बना। क्षितिजा के साथ उसके माता पिता भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन नमन सामने से क्षितिजा के चेहरे की खुशी को देखना चाहता था। क्षितिजा, अब तो तुम खुश हो ना? प्यार से उसे अपनी बाहों में भरते हुए नमन ने पूछा तो उसने हौले से मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। नमन उत्साह से भरकर फिर कहने लगा, क्षितिजा, एक और बात बताऊं तुम्हें, उसने तुम्हारा कोई वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि उसने किसी भी लड़की का कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोला था ताकि तुम किसी के भी सामने अपना मुंह न खोल सको। पर तुम्हें ये सब कैसे पता नमन? आश्चर्यचकित होकर जब उसकी आंखों में आंखें डालकर क्षितिजा ने पूछा तो वह सब पका गया। फिर उसे चूमते हुए बोला कि उसे किसी तरह पता चल गया। मगर क्षितिजा को समझते देर नहीं लगी कि नरेश की मौत के पीछे कौन है और क्यों। उसकी मौत जैसे भी हुई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उस कमीने को यही सजा मिलनी चाहिए थी, वरना ना जाने वह और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर डालता। सोचकर क्षितिजा नमन की ओर देख मुस्कुराई तो नमन भी सुकून की एक
लंबी सांस भरते हुए प्यार से क्षितिजा को निहारने लगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।